हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 12 है साउंड यानी कि ध्वनि। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पे है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी में पहला प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं यानी कि साउंड किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे ध्वनि यानी कि साउंड जिन यांत्रिक तरंगों का अनुभव हम अपने कानों से कर सकते हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं। ऐसे यांत्रिक तरंग दोस्तों जिनका अनुभव हम अपने किससे कानों से कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, यानी कि आवृत्ति की 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक इसकी रेंज होती है। और ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए उसके संचरण के लिए क्या होती है, हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर ये माध्यम नहीं होता है तो ध्वनि का संचरण होना असंभव है, इसलिए ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, आपको पता होगा। और जो यहाँ पे दे रखा है जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज है, इसमें कई तरंगों को बांटा गया है। इससे नीचे होती हैं 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली भी तरंगे होती हैं। लेकिन एक जो मनुष्य होता है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को ही सुन सकता है। उसके बारे में आगे वाले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। श्रव्य तरंगे श्रव्य होती है, अपश्रव्य होंगी, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। फिलहाल अगले प्रश्न में इसको हम देखेंगे। यहाँ पे इतना ही आपको लिखना होता है। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, अवश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अवश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो 20 अगर हमने बताया जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य जो होता है इन तरंगों को सुन सकता है। अगर इससे ऊपर हो जाएंगी तो ये मनुष्य नहीं सुन पाएगा और इससे कम हो जाएंगी तब भी नहीं सुन पाएगा। तो उससे कम होने को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे या अवश्रव्य तरंगे बोल सकते हैं ये। और जो 20,000 से ऊपर की होती हैं हर्ट्ज की होती हैं उसको हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आपको जैसे कि आपके जो चींटी होते हैं और दूसरी आपकी कुत्ता होता है, ये सब क्या होती है दोस्तों, अपश्रव्य तरंगे बहुत ही हल्की ध्वनि को सुन सकती हैं। हाथी आपकी बहुत हल्की ध्वनि को सुन सकता है। भूकंप आता है तो हाथियों को, कुत्ते को, चींटियों को इनको पहले से आभास हो जाता है। ये सब दोस्तों अपश्रव्य तरंगों को बहुत हल्की ध्वनि को भी सुन सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आपका चमगादड़ है, डॉल्फिन मछली है दोस्तों, ये पराश्रव्य तरंगे निकालती है। जो चमगादड़ होता है रात में देख नहीं पाता है, लेकिन वो कहीं से अगर मुड़ना होता है आसानी से मुड़ सकता है, किसी चीज़ से टकराता नहीं है क्योंकि वो पराश्रव्य तरंगे निकालता रहता है। उसको पता चल जाता है कि आगे कोई ना कोई उसका बैरियर है, उस बैरियर को टकराने से पहले रिटर्न हो जाता है और वो आसानी से हर जगह मुड़ पाता है बिना देखे हुए। और आपको ये भी पता है जो चमगादड़ होते हैं एक स्तनपायी होती हैं, यानी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इंग्लिश में चमगादड़ को क्या कहते हैं, बैट कहते हैं, आपको पता होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, शृंग तथा गर्त किस प्रकार की तरंग इसमें उत्पन्न होते हैं। शृंग और गर्त की बात कर रहा है यहाँ पे, किस प्रकार के तरंग में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि शृंग की बात करते हैं, मान लीजिए कोई ध्वनि है, एक बार ऊपर गई एक बार नीचे गई, ठीक है, एक बार ऊपर गई नीचे गई। तो इस प्रकार की आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और अनुदैर्ध्य, 2 प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ, यहाँ पे अनुप्रस्थ की बात करता है तो ऊपर जो आपका होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं शृंग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शृंग कहेंगे। और जो नीचे वाला जो आपको बन रहा होता है इसको हम बोलते हैं गर्त। तो ये तरंगे किस में बनती हैं, आपकी अनुप्रस्थ तरंगों में इसका निर्माण होता है। किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं। तो अगर किसी पदार्थ में तरंग का संचरण हो रहा है तो पदार्थ के कण जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, सरल आवर्ती गति करते हैं। कैसे करते हैं, सरल आवर्ती गति या कह सकते हैं सरल आवर्त गति करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में क्या गुण होने चाहिए। जो अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है उसके लिए माध्यम में क्या गुण होना चाहिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे
अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। जो माध्यम हमारा हो फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। प्रश्न नंबर इससे पॉइंट नंबर 2 है माध्यम ठोस, माध्यम को हमारा कैसा हो? ठोस हो या द्रव अवस्था में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है द्रव की सतह पर ही अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण हो सकता है। जो द्रव होते हैं उनकी सिर्फ सतह पे ही, जो सतह होती है सतह पे ही उनका जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनका संचरण हो सकता है। और इसी में जो होता है सुरंग और गर्त बनता है, आपको पता होता है। अगर आपने पानी में कंकड़ मारा तो कंकड़ में आप देखते होंगे लहर के रूप में कोई चीज़ बहती है, आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये तरंगे हमारी कैसी तरंगे होती हैं फ्रेंड्स? आपको पता है ये हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रश्न नंबर 6 है अनुप्रस्थ बी अनुदैर्ध्य तरंगों के कणों के दोलन की दिशा तथा तरंग के संचरण की दिशा में क्या संबंध होता है? उत्तर में लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग में कणों के दोलन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत होती है। कैसा होती है? जो तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत होती है। सेकंड पॉइंट है अनुदैर्ध्य तरंग में कणों की दोलन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। तो कहने का जो हमारा तात्पर्य है, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में जो दोलन होता है फ्रेंड्स वो कहता होता है जो हमारा तरंग होता है उसके लंबवत उनका संचरण होता है, अभिलंबित संचरण होता है। लेकिन जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उनमें कैसा होता है, जो तरंग के कण होते हैं वो कैसे हैं, एक दिशा में ही उनकी जिस दिशा में कण का संचरण होता है उसी दिशा में उनके अनुदैर्ध्य तरंगों का भी, अनुदैर्ध्य तरंगों के कणों के दोलन की दिशा भी उसी माध्यम से होती रहती हैं, उन्हीं के उसी दिशा की अनुदिश होती हैं। प्रश्न नंबर 7 है तरंग गति के संदर्भ में निम्नलिखित राशियों की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। यहाँ पे कुछ राशियाँ दे रखी हैं, उनकी परिभाषा देना है और उसके मात्रक भी बताना है। जैसे कि पहली राशि यहाँ पे है आयाम किसे कहते हैं, दूसरा आवृत्ति क्या होती है, तीसरा है तरंग दैर्ध्य क्या है, चौथा है तरंग वेग क्या है। और प्रश्न नंबर खा भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध लिखिए। पहला हम उत्तर देंगे प्रश्न नंबर का पहला पॉइंट इसमें देखेंगे ए पॉइंट को आयाम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, आयाम को। और इसका जो परिभाषा होती है इस प्रकार से है तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलन के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई चीज़ दोलन कर रही है, एक पट्टी लकड़ी से, एक रस्सी से बांध कर यहाँ पे हमने कोई लट्टू खींच कर छोड़ दिया, ये बार क्या गया इधर गया, फिर पुनः वो इधर जाएगा, इस प्रकार से दोलन करती रहेगी, आती जाती रहेगी। तो माध्यम स्थिति से ध्यान रखना है तरंग के मार्ग, जो तरंग का मार्ग ये है, ये मार्ग उसका है, मार्ग के माध्यम कणों के दोलन में माध्य स्थिति से जो मैक्सिमम दूरी होती है, माध्य स्थिति से हमारी मान लीजिए मैक्सिमम दूरी है, अधिकतम विस्थापन है, ये विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। जो मैक्सिमम विस्थापन अगर इस वाले फिगर में देखते हैं तो इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से दोलन करता है, तो ये जो मैक्सिमम दूरी यहाँ पे होगी ये हमारी फ्रेंड्स क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। ये हमारा क्या होगा? आयाम कहलाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इसका जो मात्रक भी लिख लीजिए, क्योंकि दूरी यहाँ पे बात करिए, विस्थापन की बात हो रही है, तो दूरी किस में मापते हैं हम लोग? मीटर में मापते हैं, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? मीटर हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड है यहाँ पे, सेकंड में देखते हैं, सेकंड में पूछ रहा है कि आवृत्ति यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखेंगे। तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलनों की संख्या प्रति एकांक समय को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स अथवा इसको HZ यानी हर्ट्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारा तरंग का मार्ग में माध्यम के कणों के दोलनों की संख्या, यानी कि एक दोलन एक सेकंड में कितने वो दोलन कंप्लीट कर रहा है, यानी इस तरह या इस तरह आपके देख लेंगे ये कितनी तरीके से कितने जल्दी एक सेकंड में कितने दोलन की आवृत्ति को, एकांक समय के तरंग की आवृत्ति को क्या कहते हैं? हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और उसका जो मात्रक होता है सेकंड इनवर्स कह सकते हैं अथवा हर्ट्ज कह सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सी है तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ इंग्लिश में इसको कहते हैं। किसी तरंग गति में परस्पर समान काल में दोलन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच दूरी को तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई दो कण है, एक किसी तरंग गति में, एक तरंग की गति हो
परस्पर समान काल में दोलन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी, दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो दोस्तों वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी लैम्डा कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है यानी दूरी की मात्रा, यहाँ पे दूरी की बात की जा रही है तो इसका भी मात्रक आपका मीटर होगा। उसके बाद हम देखेंगे तरंग वेग के बारे में। वेव वेलोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 1 सेकंड में वो दोस्तों कितनी दूरी तय करता है, कोई तरंग होता है 1 सेकंड में कितनी दूरी को तय कर लिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तरंग वेग कहते हैं। और उसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। सेकंड प्रश्न आपका खा पूछा था, उसमें संबंध पूछ रखा था किसमें, आवृत्ति में, तरंग दैर्ध्य में, चाल में। तो आपको पता होता है चाल इक्वल टू क्या आता है दोस्तों, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य यानी चाल को हम अगर यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा आवृत्ति क्या होता है, एन होता है, और लैम्डा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। तो यू इक्वल टू एन लैम्डा क्या होता है, यू इक्वल टू एन लैम्डा, ये आपका फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। यू इक्वल टू एन लैम्डा आपकी इन दोनों में, तीनों चीज़ों में आपका संबंध दर्शाता है। प्रश्न नंबर 8 है, किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, वेग यू है तथा आवर्तकाल टी है, इसमें संबंध का समीकरण लिखना है। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। आपको पता है तरंग की चाल यानी यू इक्वल टू क्या होता था, आवृत्ति एन होती है और लैम्डा आपका तरंग दैर्ध्य होता था। अब आपको क्या बताना है, आवर्तकाल के साथ साथ आपको टी भी देखना है, आवर्तकाल भी देखना है। तो अगर आप उसको तरंग दैर्ध्य अपान आवर्तकाल लिख देते हैं या तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा, तरंग की चाल यू और आवर्तकाल इंटू टी, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, इसमें संबंध जो होता है यू इंटू टी, ये आपका इन दोनों में संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी माध्यम में दो कणों के बीच की दूरी 3 λ/2 है, कितना है, 3 λ/2 है, इसकी कलाएं समान होंगी या विपरीत होंगी। तो आपको पता उत्तर में लिखेंगे 3 λ/2 दूरी चलने पर समय 3t/2 लगेगा, अतः कलाएं विपरीत होंगी। कैसे होंगी, जो कलाएं होंगी दोस्तों कैसे होंगी, विपरीत होंगी। प्रश्न नंबर 10 है, किसी माध्यम में दो क्रमागत कणों में से एक का विस्थापन प्लस ए तथा दूसरे का विस्थापन उसी क्षण माइनस ए है, इनके दोनों में कितना समानांतराल होगा तथा इनके बीच से दूरी कितनी होगी यदि आवर्तकाल टी तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो। तो उत्तर में लिखेंगे, महत्तम विस्थापन की स्थिति दोलन पथ का एक सिरा से दूसरी विपरीत स्थिति जिसकी दोलन पथ का दूसरा सिरा तक जाने में 1/2 दोलन होता है, अर्थात t/2 समय लगेगा, अतः दोलनों का समयांतर t/2 हो जाएगा। कितना जाएगा, t/2 हो जाएगा। t/2 समय में तरंगदैर्ध्य द्वारा चली गई जो दूरी होगी λ/2 हो जाएगी, अतः कणों के बीच की जो दूरी होगी दोस्तों कितनी होगी, वो λ/2 होगी, λ/2 कहलाएगी। प्रश्न नंबर 11 है, किसी तरंग का दोलन आयाम 3 गुना बढ़ा देने पर तरंग की तीव्रता में क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए किसी तरंग का दोलन जो आयाम था 3 गुना हमने बढ़ा दिया तो तरंग की तीव्रता पे क्या परिवर्तन होगा। तो तीव्रता जो होती है दोस्तों वो आयाम की स्क्वायर होती है, तीव्रता आई इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। तो क्या किया गया, इसमें आयाम को 3 गुना बढ़ाया गया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 त्रिका 9, यानी जो हमारी होगी 9 गुना बढ़ जाएगी। आपको पता होता है नियत तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर, ये फार्मूला कर होता है, इस फार्मूले से आपने वैल्यू पुट कर दिया, ये 9 गुनी बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, ऐसी दो प्रकार की यांत्रिक तरंगों के नाम लिखिए जो हमें सुनाई नहीं देते हैं। ऐसे कौन से दो प्रकार के यांत्रिक तरंगे हैं जो हमको नहीं सुनाई देते हैं, आपको पता होगा। एक आपका अवश्रव्य तरंगे होती हैं, ध्यान में रखना है, अवश्रव्य तरंग है। दूसरा आपका श्रव्य तरंगे होती हैं, श्रव्य तरंग है आपकी। तीसरी आपकी है पराश्रव्य तरंगे। तो आपको पता है जो कि श्रव्य तरंगे होते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। 20 हर्ट्ज से जो कम होती है वो हमारी अपश्रव्य तरंगे होती हैं और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होती हैं हमारी वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं। अगर हम बात करते हैं अपश्रव्य तरंगों को हम नहीं सुन पाते हैं, ना ही हम पराश्रव्य तरंगों को सुन पाते हैं। जो मनुष्य होता है वो सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन पाता है, उसका जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के
वो 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, तो आपको पता हो जाएगा इस पे। इसका आंसर आसानी से लिखते हैं। अवश्रव्य तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे ऐसी तो तरंगे हैं जिनको मनुष्य, ये आंतरिक तरंगे हैं जिसको मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक दोलन के समय में तरंगों द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? एक दोलन के समय में जो तरंग द्वारा दूरी चली जाती है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, एक दोलन में समय चली गई दूरी जो होती है हमारी तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा कहलाती है। क्या कहलाती है? लैम्डा। दोलन की बात करता है तो हमारी ये दोलन होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी होती है ये हमारा क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी है। एक दोलन कंप्लीट करने पे, एक साइकिल कंप्लीट करने पे जो हमारी होती है दूरी होती है वो लैम्डा कहलाती है। इसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, वायु में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? उत्तर में कहेंगे वायु में गमन करने वाली तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अभ्यास प्रश्न का अब यहाँ पे हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, हर्ट्ज मात्रक है जो एच जेड होता है। दोस्तों, हर्ट्ज किसका मात्रक है? पहला है ऊर्जा का, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तीसरा आवृत्ति का, चौथा है तरंग दैर्घ्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। जो हर्ट्ज होता है हमारा दोस्तों किसका होता है? आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक कहलाता है हर्ट्ज। सेकंड प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा की गति कैसी होगी? तो पहला ऑप्शन है सरल आवर्त गति, दूसरा है कंपति गति, तीसरा है दोलन गति, चौथा है दोस्तों आवर्त गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस में करता है? एक आवर्त में इसकी गति होती है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक आवर्त में चक्कर लगाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आवर्त गति कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसी गैस में तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं? किसी गैस में तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, कौन सी तरंगे हैं? पहला ऑप्शन है केवल अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा है केवल अनुदैर्ध्य तरंगे, तीसरा है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे। जो दोस्तों गैस में हमें पता है सिर्फ अनुदैर्ध्य तरंगे ही उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, जबकि अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं ठोस और गैसों में उत्पन्न होती हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना, अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं वो ठोस और गैस में उत्पन्न होती, ठोस और जल द्रव में होती हैं। जल में जो द्रव होता है उसकी सिर्फ सतह में भी होती है, ये भी ध्यान में रखना है। ठोस में आपकी उत्पन्न होगी, लेकिन जो द्रव होता है द्रव के सतह पे उत्पन्न होती हैं। अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं वो हमारी किस में उत्पन्न होती हैं? गैसों में उत्पन्न होती हैं, सिर्फ गैसों में। प्रश्न नंबर 4 है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंग के बीच की दूरी होती है। दो सुरंग के बीच की दूरी क्या होती है? आपको देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात किया गया है। दो सुरंग, एक सुरंग आपका यहाँ पे आया, एक सुरंग यहाँ पे आया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पूछ रही है कि ये क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आयाम, दूसरा है अर्ध आयाम, तीसरा है तरंग दैर्घ्य, चौथा है अर्ध तरंग दैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा दो सुरंगों के बीच की दूरी तरंग क्या होती है? या तो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ये भी आपका गर्त या सुरंग मिला करके यहाँ आपकी दूरी आपकी कहलाती है लैम्डा कहलाती है। इसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? पहला ऑप्शन है ठोस में, दूसरा ऑप्शन है द्रव में, तीसरा ऑप्शन है गैस में, चौथा ऑप्शन है ठोस व द्रव में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका ठोस इज द राइट आंसर। ध्वनि को चलने के लिए आपको पता है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जितना ही मजबूत रहता है, जितना कठोर रहता है, उतनी ही उस पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। आपको सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होगी? एल्युमिनियम में सबसे अधिक होती है। स्टील में, यानी स्टील जो होता है, स्टील में, एल्युमिनियम नहीं, स्टील में सबसे अधिक होती है, ये ध्यान में रखेंगे। इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई एक बम लिया हमने 50 किलो का, ठीक है, उसको ले जाकर हमने चंद्रमा पर फोड़ दिया। अब आपसे पूछा गया, आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि बताइए कि जो बम की आवाज़ है पृथ्वी पर पहुंचने में उसका कितना समय लगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 दिन, तीसरा ऑप्शन है 1 दिन, या चौथा ऑप्शन है कभी नहीं।
ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा गया था कि 50 किलो का बम था, बहुत बड़ा बम था, जिसको चंद्रमा पर ले जाकर फोड़ दिया गया, उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने दिनों के बाद पहुँचेगी। पहला ऑप्शन था आपको 7 दिन दिया गया है, दूसरा 2 दिन, तीसरा ऑप्शन है 1 दिन और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, यानी कि कभी नहीं। तो दोस्तों आपको पता है ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको पता है जैसे अब आप मेरे अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष के ऊपर आपको निर्वात होता है, वहाँ पे कोई गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे माध्यम हमारा कट हो जाता है, वहाँ पे मतलब माध्यम हमें नहीं मिलता है। जब हमको माध्यम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं अगर माध्यम नहीं है तो वहाँ पे हमारा ध्वनि ट्रैवल नहीं करेगी। इसलिए अगर हम या पृथ्वी पे कोई बहुत बड़ा बम छोड़ दे और जाकर चंद्रमा पर सुने तब भी हमको नहीं सुनाई देगा, या चंद्रमा पर कोई बड़ा बम छोड़ दें और पृथ्वी पर आकर सुने तब भी हमको कभी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको पता भी होगा सूर्य से प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पहुँचने में कितना समय लेता है, और उसके बीच में निर्वात आता है। इसलिए प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमें ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 6 है, एक तरंग की तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर तथा आवृत्ति 400 प्रति सेकंड है। तरंग की चाल ज्ञात करनी है। तरंग की तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर दे रखी है, आवृत्ति आपकी और 400 मीटर प्रति सेकंड है, और तरंग की चाल तो आपको पता है U इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है। फार्मूला क्या होता है, U इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ये प्रकाश की चाल होती है। एन हमारा आवृत्ति है, आवृत्ति कितना दे रखी है 400 प्रति सेकंड दे रखी है, और तरंग दैर्घ्य आपको 50 दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक को 20 हो जाएगा, 3 जीरो उतार लीजिएगा, 2000 सेंटीमीटर सेकेंड, सॉरी 20,000 सेंटीमीटर, 5 चौक को 20 और 3 जीरो जब 4 जीरो हो जाएगा, 20,000 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी चाल होगी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है, अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण दोलन करते हैं। पहला ऑप्शन है तरंग गति की दिशा के लंबवत, दूसरा है तरंग गति की दिशा के 60 डिग्री कोण पर, तीसरा है तरंग गति की दिशा के समांतर, तीसरा है किसी दिशा में नहीं। अनुदैर्घ्य की बात कर रहा है दोस्तों, अनुदैर्घ्य में क्या होता है, तरंग गति की दिशा के समांतर, यानी कि उसी के अनुदिश गति करते रहते हैं, जबकि जो हमारा अनुप्रस्थ होता है उसमें लंबवत आपके गति करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, अनुदैर्घ्य में वो तरंग की जो दिशा होती है उसी के अनुदिश यानी समांतर गति करते रहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगों में तरंग गति की दिशा के समानांतर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण दोलन करते हैं। अनुप्रस्थ की बात करता है यहाँ पे, पहला ऑप्शन दे रखा है तरंग गति की दिशा के लंबवत, दूसरा है तरंग गति की दिशा के समांतर, तीसरा है तरंग गति की दिशा के 120 डिग्री कोण पर, और चौथा है किसी दिशा में नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने पहले बता दिया था, अनुप्रस्थ जो तरंगें होती है 90 डिग्री, यानी कि उसके अभिलंबवत तरंग गति की दिशा के अभिलंबवत गति करती हैं। इसलिए 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें होती हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनको चलने के लिए किसकी, अनुप्रस्थ तरंगे में अनुप्रस्थ जो तरंगें हैं उसको चलने के लिए हमें ठोस की आवश्यकता होती है और द्रव की आवश्यकता होती है, लेकिन द्रव का हमें क्या चाहिए होता है, सतह चाहिए होता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें होती है। पहला है केवल अनुदैर्घ्य तरंगें, केवल अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल अनुप्रस्थ तरंगें। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, केवल अनुप्रस्थ। सतह की बात किया है, सतह पे हम द्रव में सतह पे सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं, ना कि अनुदैर्घ्य को। प्रश्न नंबर 10 है, वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है केवल अनुप्रस्थ होती हैं, केवल अनुदैर्घ्य होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों होती है। यहाँ पे वायु की बात किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों होंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोल कण भी हैं, गैसें भी हैं, तो गैसों में आपका अनुप्रस्थ ट्रैवल कर जाएगा, और जो कड़े होती है वो आपका अनुदैर्घ्य को भी ट्रैवल करा लेंगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
वायु में हमारी दोनों प्रकार की तरंगें ट्रैवल करती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। प्रश्न नंबर 11 है, किसी तरंग की चाल यू है, आवर्तकाल टी है तथा तरंग दर लैम्डा है, सही संबंध है। इसमें से सही संबंध बता रखा है। पहला ऑप्शन है इक्वल टू एन लैम्डा इंटू टी, दूसरा ऑप्शन है यू इक्वल टू टी बाई लैम्डा, तीसरा है यू इक्वल टू लैम्डा बाई टी और चौथा है टी इक्वल टू लैम्डा इंटू यू। इन दोनों के बीच में संबंध होता है दोस्तों यू इक्वल टू लैम्डा बाई टी, यानी ये आपका फार्मूला बन जाता है यू इक्वल टू लैम्डा बाई टी इज़ द राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंगी जिसको हम सुन पाते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तीसरा है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में ध्वनि तरंगे होती है या श्रव्य तरंगे कहते हैं। ये आपकी अपश्रव्य तरंगे होती हैं, अश्रव्य या अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, जिसको हम नहीं सुन पाते हैं। ये बहुत कम तरंगे होती हैं जिसको कुत्ते और क्या नाम है हाथी जैसे जानवर ही सुन पाते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको जो चमगादड़ होता है जो दोस्तों उसको सुन पाता है, और ब्लू आपका डॉल्फिन मछली होती है ये इसको सुन पाती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को। प्रश्न नंबर 13 है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्ध्यों की चाल यू में सही संबंध होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला आपने पहले ही देखा था, यू इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा। अब यहाँ पे आपको देखना है यू इक्वल टू एन लैम्डा, यू इक्वल टू एम लैम्डा किसमें आपका संबंध बता रहा है। आपको अगर एन यहाँ पे रखेंगे तो यानी अगर यहाँ पे रखते हैं तो यू बाई लैम्डा आ जाएगा, इसमें नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। यू इक्वल टू एन लैम्डा ये भी नहीं होगा। लैम्डा इक्वल टू अगर लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा इधर आने देंगे तो यू बाई एन हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू यू बाई एन, लैम्डा इक्वल टू यू बाई एन ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू यू बाई एन इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 है, वायु में दो ध्वनि की तरंगों का अनुपात 1:4 है, इसकी आवृत्ति का अनुपात होगा। इनकी दो ध्वनियाँ हैं, उनकी तरंगों का अनुपात दे रखा है, लैम्डा का अनुपात दे रखा है कितना है दोस्तों, लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2 इक्वल टू कितना है 1:4। इनकी आवृत्तियों का अनुपात पूछ रखा है n और n2, इसके आवृत्तियों का अनुपात क्या हो जाएगा, ये होता है n2/n1, n1 चला जाएगा n1 और n2 यानी कि 4:1। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4:1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये जस्ट जो तरंग दैर्ध्य का उल्टा होता है कि ये 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।